दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्रकला शैली लोक परंपरा से नहीं जुड़ी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला शाही संरक्षण में विकसित एक दरबारी शैली थी। यह मुख्य रूप से मुगल सम्राटों के व्यक्तिगत और दरबारी जीवन तथा ऐतिहासिक घटनाओं और प्रकृति के विस्तृत चित्रण पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। बनी ठनी चित्रकला भारतीय कला इतिहास की एक अत्यंत प्रसिद्ध कृति है जो विशेष रूप से किशनगढ़ शैली से संबंधित है और यह शैली राजस्थानी चित्रकला की एक उप शैली है जो 18वीं शताब्दी में किशनगढ़ रियासत में विकसित हुई। बनी ठनी महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका और कवित्री राधा के रूप में चित्रित की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शैली अपने चित्रों में जैन धर्म की शिक्षाओं का चित्रण करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन शैली। जैन शैली सीधे तौर पर जैन धर्म से संबंधित है। यह शैली विशेष रूप से 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत में विकसित हुई। जैन शैली के चित्रों में मुख्य रूप से जैन तीर्थंकरों के जीवन, जैन ग्रंथों और धार्मिक कहानियों का चित्रण इसमें किया जाता है। इन चित्रों में प्रायः चमकीले रंग, विशिष्ट आकृतियां और प्रतीकात्मक तत्वों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न मिलान करने का है। इसमें सूची 1 में अवधारणा दी हुई है और सूची 2 में परिभाषा। तो इसका जो सही कूट होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि फोकल पॉइंट वह स्थान जो दर्शकों की दृष्टि को आकर्षित करता है और परिप्रेक्ष चित्र में दूरी या गहराई दिखाने की तकनीक है। इनोवेशन कला में नवीन प्रयोग या नवाचार से संबंधित है और समीक्षा किसी कृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है। अगला प्रश्न भी मिलान करने का ही है। इसमें एक सूची में सिद्धांत है और दूसरी में उसकी अवधारणा दी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौंदर्य शास्त्र सुंदरता और कला का भावनात्मक अनुभव है। कला मनोविज्ञान कलाकार या दर्शक की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। कला दर्शन कला के अस्तित्व और अर्थ की दार्शनिक व्याख्या करता है। कला समाजशास्त्र समाज में कला की भूमिका और प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि 2 पॉइंट परिप्रेक्ष्य में 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं और इसका कारण है कि इससे त्रिकोणीय चित्र बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए सही है और आर गलत है। 2 पॉइंट परिप्रेक्ष्य एक ड्राइंग तकनीक है जिसमें क्षैतिज रेखा पर 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं जिससे वस्तुओं को अधिक यथार्थवादी और त्रिआयामी रूप में दर्शाया जा सकता है। यह विशेष रूप से इमारतों या वस्तु संरचनाओं को कोण से देखने पर उपयोग की जाती है। 2 पॉइंट परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य त्रिआयामी वस्तुएं बनाना है, लेकिन यह त्रिकोणीय चित्र नहीं बनाता। यह मुख्य रूप से वस्तुओं में गहराई और आयाम जोड़ने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर ही कि कथन है कला समीक्षा केवल 100 की आकार है और इसका कारण है कि यह किसी औपचारिक पद्धति पर आधारित नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। कला समीक्षा एक गंभीर और पेशेवर गतिविधि है
जिसमें कलाकृति का गहन विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। यह केवल एक शौक नहीं है, बल्कि कला जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कला समीक्षा सौंदर्य शास्त्र, कला इतिहास, तकनीकी ज्ञान और समाजशास्त्री दृष्टिकोण जैसे विभिन्न औपचारिक सिद्धांतों और पद्धतियों पर आधारित होती है। समीक्षक कलाकृति के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर ही। कथन है कि परिप्रेक्ष्य चित्रण में क्षितिज रेखा का महत्व होता है और इसका कारण है कि यह चित्र में दृष्टिकोण को नियंत्रित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि स्पष्ट करता है उसकी बात को। क्षितिज रेखा परिप्रेक्ष्य चित्रण का एक मूलभूत तत्व है जो दर्शक की आंखों की ऊंचाई को दर्शाती है और सभी वैनिशिंग पॉइंट इसी पर स्थित होते हैं। क्षितिज रेखा ही यह निर्धारित करती है कि चित्र में वस्तुएं दर्शक के ऊपर, नीचे या आंखों के स्तर पर कैसे दिखाई देगी, जिससे चित्र में गहराई और आयाम का बोध होता है। यह सीधे तौर पर चित्र के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है कि म्यूरल कला किस सतह पर बनाई जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दीवार पर। म्यूरल शब्द लैटिन शब्द म्यूरस से आया है, जिसका अर्थ है दीवार। म्यूरल कला मूल रूप से बड़ी सतहों पर, विशेष रूप से दीवारों पर, छतों पर या किसी अस्थायी वास्तुशिल्प सतह पर बनाई जाने वाली कलाकृति को संदर्भित करती है। यह सामान्यतः इमारत के अभिन्न अंग के रूप में होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन ए है फ्रेस्को तकनीक का उपयोग भित्तिचित्र बनाने में किया जाता है और इसका कारण आर दिया हुआ है कि इसमें गीले प्लास्टर पर पानी में घुले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फ्रेस्को तकनीक वास्तव में भित्तिचित्र कला में प्रयुक्त होती है और इसमें गीली प्लास्टर पर जो है चित्र बनाए जाते हैं, जिससे वे दीवार में स्थायी रूप से समा जाते हैं। यह तकनीक प्राचीन रोमन और पुनर्जागरण काल की प्रमुख कलात्मक विधियों में से एक है। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकला में प्रमुख 3D तत्व क्या होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गहराई। मूर्तिकला एक त्रिआयामी 3D कला रूप है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों आयाम होते हैं, जबकि रंग, आकार और बनावट भी मूर्तिकला के महत्वपूर्ण तत्व हैं। गहराई ही वह विशेषता है जो इसे चित्रकला जैसे कि द्विआयामी 2D कला रूपों से अलग करती है और इसे 3D बनाती है। दर्शक इसे विभिन्न कोणों से देख और अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिल्पकला विधि नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन हैं इसमें ऑप्शन सी, छपाई, ये शिल्पकला विधि नहीं है। शिल्पकला मुख्य रूप से त्रिआयामी वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। कथन है कि वैल्यू से चित्र में प्रकाश और अंधकार का प्रभाव उत्पन्न होता है और इसका कारण है कि वैल्यू रंग की पारदर्शिता को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए सही है और आर गलत है। वैल्यू चित्रकला में किसी रंग की गहनता या चमक को दर्शाता है, जिससे प्रकाश और अंधकार का प्रभाव बनता है। यह चित्र में गहराई, आयाम और भावनात्मक प्रभाव लाने का मुख्य उपकरण है, जबकि पारदर्शिता को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, न कि वैल्यू। इसलिए कथन सही है और कारण गलत है। अगला प्रश्न है चित्रकला में 2D का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 आयामी सतह पर चित्रण। 2D का अर्थ होता है कि 2 आयामों में रचना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में। चित्रकला में यह फ्लैट सतह
कागज या कैनवास होती है। इसमें गहराई नहीं होती है जो कि 3D में होती है। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रचना की अर्थपूर्ण व्याख्या करना। कला समीक्षा का प्राथमिक लक्ष्य किसी कलाकृति का विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और उसके अर्थ, संदर्भ और प्रभाव को समझना है। इसमें कलाकार के इरादे, उपयोग की गई तकनीकों और दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना शामिल होता है। इसका उद्देश्य केवल प्रशंसा या निंदा करना नहीं, बल्कि कलाकृति को गहराई से समझना और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी, मून पॉइंट। कला में परिप्रेक्ष्य एक तकनीक है जिसका उपयोग द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी स्थान और गहराई का भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ह्यू शब्द किसका तकनीकी पर्याय है। तो ये है ऑप्शन बी, रंग का प्रकार। ह्यू एक रंग का शुद्ध रूप है जो बताता है कि वह लाल, नीला, पीला, हरा आदि में से कौन सा रंग है। यह रंग की मूलभूत पहचान है जो इसे उसकी चमक या संतृप्ति से अलग करती है। उदाहरण के लिए लाल एक ह्यू रंग है, और जबकि गहरा लाल या हल्का लाल इसकी चमक को दर्शाता है, टोन है इसकी। अगला प्रश्न मिलान करने का है। इसमें सूची 1 में 2 और 3D है और उसकी फिर सूची 2 में विशेषता बताई गई है। तो इसमें जो सही कोट है वो है ऑप्शन ए। 2D चित्रकला में लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती है। 3D शिल्पकला में गहराई के साथ त्रिआयामी प्रभाव होता है। मूर्तिकला तीनों आयाम वाली होती है। चित्रकला सामान्यतः 2 आयाम वाली मानी जाती है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। तो कथन है कि मूर्तिकला में केवल दृष्टिगत अनुभव होता है, और इसका कारण है क्योंकि इसमें कोई स्पर्श अनुभव नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों कथन गलत हैं। मूर्तिकला न केवल देखने बल्कि छूने से भी अनुभव की जाती है। यह एक त्रिआयामी कला रूप है जिसमें दोनों अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, अतः दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि ललित कला अकादमी भारत में समकालीन चित्रकला और मूर्तिकला के विकास को बढ़ावा देती है, और इसका कारण है कि यह अकादमी कलाकारों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व प्रदान या अवसर प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ललित कला अकादमी भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में समकालीन ललित कलाओं जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, स्थापना कला और डिजिटल व प्रदर्शन कला को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह अकादमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला मंचों पर भारतीय कलाकारों को प्रस्तुत करने का अवसर देती है, और कला शिविरों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों, प्रदर्शनियों और पुरस्कारों का आयोजन कर कला संस्कृति को समृद्ध भी करती है। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनानी भाषा से। सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द एस्थेसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है संवेदना या अनुभूति। इस शब्द का आधुनिक प्रयोग 18वीं सदी में जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर बामगार्टन ने किया, जिन्होंने इसे एक स्वतंत्र दर्शन शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इसने कला और सुंदरता को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझने का रास्ता भी खोला। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण पर है कि पेस्टल रंगों में पारदर्शिता अधिक होती है, और इसका कारण है कि पेस्टल रंगों में तेल आधारित माध्यम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि व्याख्या सही नहीं है। पेस्टल रंगों की विशेषता यह है कि इसमें हल्के, मुलायम और पारदर्शी प्रभाव देखने को मिलते हैं।
पेस्टल रंग ड्राई मीडियम यानी कि सूखा माध्यम भी होते हैं, जिसमें पिगमेंट और बाइंडर का उपयोग किया जाता है। ये तेल आधारित नहीं होते हैं, जबकि तैल चित्रण में रंग गाढ़े और अपारदर्शी भी होते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने का है। इसमें सूची 1 में संस्था है और दूसरे में स्थान दिया हुआ है। तो इसका जो सही मैचिंग है वो है ऑप्शन सी, मोमा यानी MOMA। मोमा न्यूयॉर्क में है, टेट मॉडर्न लंदन में है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है और NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एक शाखा इसकी मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन मधुबनी चित्रकला पर लागू होते हैं। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन से कथन जो है मधुबनी चित्रकला पर लागू होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2। मधुबनी कला पारंपरिक रूप से बिहार की ग्रामीण महिलाएं इस चित्रकला को बनाती हैं। इसमें धार्मिक एवं मिथकीय कथाएं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम सीता का विवाह, राधा कृष्ण आदि दर्शाए जाते हैं। यह मुख्यतः दीवारों पर, कागज पर और अब कपड़े पर भी बनाई जाने वाली कला हो गई है। अगला प्रश्न है पॉइंट ऑफ व्यू का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टि का स्थान और दिशा। पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ होता है देखने का वह स्थान और दिशा जहाँ से विषय को देखा जा रहा है। यह चित्र की रचना में गहराई, संतुलन और दिशा निर्धारण करने में सहायक होता है। यह दर्शक और कलाकार दोनों के देखने के कोण से जुड़ा होता है। इससे चित्र की परिप्रेक्ष्य योजना निर्धारित होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन ए, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में कला का उद्देश्य सौंदर्य अनुभव है और इसका कारण है कि क्लाइव बेल ने कला के सिग्निफिकेंट फॉर्म को सौंदर्य का आधार माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में विशेषकर 18वीं सदी के बाद कला का प्राथमिक उद्देश्य सौंदर्य अनुभव को उत्पन्न करना माना गया है। यह विचार कला को नैतिक और उपयोगितावादी उद्देश्यों से भरे एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में देखता है। ब्रिटिश कला आलोचक क्लाइव बेल ने अपने रूपवाद के सिद्धांत में सिग्निफिकेंट फॉर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कलाकृति में कुछ विशेष प्रकार की रेखाओं, रंगों और आकारों का संयोजन होता है जो दर्शक में एक अद्वितीय सौंदर्यपरक भावना उत्पन्न करता है। यही सिग्निफिकेंट फॉर्म कला के सौंदर्य का आधार है, न कि उसकी विषय वस्तु या प्रतिनिधित्व का। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में कला की नकलवादिता का विचार किससे जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटो। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में कला की नकलवादिता का विचार प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो से गहराई से जुड़ा है। प्लेटो ने अपनी कृतियों, विशेषकर गणतंत्र में कला को यथार्थ की नकल या प्रतिबिंब माना था। उनके अनुसार भौतिक दुनिया स्वयं आइडियाज की नकल है और कला इस भौतिक दुनिया की नकल है। इस प्रकार कला नकल की नकल है और वह सत्य से दोहरी दूरी पर है। प्लेटो के लिए कला एक भ्रम पैदा करती है और इसलिए वह नैतिक या दार्शनिक रूप से कम मूल्यवान थी। अगला प्रश्न है लेगिनस का विचार किससे संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदात्तता से। लेगिनस एक अज्ञात ग्रीक या रोमन लेखक अपने ग्रंथ ऑन द सबलाइम के लिए जाने जाते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने उदात्तता की अवधारणा पर चर्चा की और उदात्तता का अर्थ है कि कला या साहित्य में एक ऐसा गुण है जो दर्शक या पाठक के मन में विस्मय, भय और एक महानता की भावना उत्पन्न करता है जो उसे सामान्य से ऊपर उठाता है। यह केवल सौंदर्य से भरे हैं और इसमें एक प्रकार की शक्ति और भव्यता निहित होती है जो मन को अभिभूत कर देती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने पहली बार अमूर्तता को पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमूर्त अभिव्यंजनावाद।
क्यूबिज्म ने रूप को विखंडित किया और डाडा ने पारंपरिक कला को चुनौती दी। अमूर्त अभिव्यंजनावाद वह पहला कला आंदोलन था जिसने अमूर्तता को अपने पूर्ण और प्रमुख रूप में प्रस्तुत किया। यह आंदोलन 1940 के दशक के न्यूयॉर्क में उभरा और जिसमें जैक्सन पोलाक, मार्क रोथको और विलियम डी कूनिंग जैसे कलाकार शामिल थे। उन्होंने भावनाओं, विचारों और आंतरिक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए गैर प्रतिनिधित्ववादी रूपों, रंगों और सहज ब्रश स्ट्रोक का उपयोग किया, जिससे कलाकृति की विषय वस्तु उसके विशुद्ध रूप में निहित हो गई। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला किस शैली में मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक अमूर्तता। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि और दार्शनिक होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे। उनकी चित्रकला की शैली को प्रतीकात्मक अमूर्तता या एक प्रकार का सहज अभिव्यंजनावाद माना जा सकता है। उन्होंने औपचारिक कला की शिक्षा नहीं ली थी और उनकी चित्रकला उनके आंतरिक विचारों, कविताओं और संगीत से प्रेरित थी। उनके चित्रों में प्रायः रहस्यमय आकृतियां, काल्पनिक परिदृश्य और गहरे रंग होते थे जो प्रतीकात्मक अर्थों से भरे होते थे। तो ये थे 30 सुपर 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और देखा होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।